नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आपके लिए आज लेकर आया हूं मुग़ल प्रशासन से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपको पता है आपके रीट का जो सिलेबस है उसमें मुग़ल प्रशासन नया टॉपिक है, तो उससे संबंधित ये टॉपिक में आज आपके लिए विशेष रूप से लेकर आया हूँ। रीट के साथ साथ दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, चाहे वो आरपीएससी की कोई भी परीक्षा हो या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की हो या एसएससी की हो, तो कोई सी भी परीक्षा हो, सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे फैक्ट इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से मुग़ल प्रशासन से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनसे संबंधित फैक्ट इसमें शामिल किए हैं। तो वीडियो वाकई में आपके लिए उपयोगी होगा। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ओके, चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, मुग़ल काल में दीवान ए बयूतात का कार्य क्या था? दीवान ए बयूतात का कार्य क्या था दोस्तों? तो दोस्तों, दीवान ए बयूतात जो था वो कारखानों की देखरेख करता था। जी हाँ दोस्तों, कारखानों की देखरेख करने का कार्य दीवान ए बयूतात करता था। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा लर्न विद एडवांस स्टडीज़ और उस पर ऐड हो जाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको टाइम पर उपलब्ध हो जाए। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, मुग़ल काल में सरयुगाल से क्या तात्पर्य? जी हाँ दोस्तों, सरयुगाल से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, मुग़ल काल में जो सरयुगाल था या थी, ये लगान मुक्त भूमि थी। जी हाँ दोस्तों, लगान मुक्त भूमि थी। ये किसको दी जाती थी? तो ये दी जाती थी धार्मिक व्यक्तियों को या धार्मिक संस्थाओं को ये भूमि दी जाती थी। इस पर लगान नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, मुग़ल काल में सवानिह निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक होते थे? मुग़ल काल में सवानिगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक होते थे? तो बताइएगा, मनसबदारों पर, जागीरदारों पर, सैन्य अधिकारियों पर या व्यापारियों पर? तो दोस्तों, ये जो सवानिगार जो अभिकरण थे ये सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण रखते थे। किन पर रखते थे दोस्तों? सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। चौथा प्रश्न देखिए, मुग़ल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो जनपद, सूबा, राज्य या पाटल? तो दोस्तों, प्रांत वर्तमान राज्य के समान थे, तो इसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसको कहा जाता था सूबा। जी हाँ दोस्तों, सूबा कहा जाता था। और सूबे के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबेदार, वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह। ठीक है। पांचवा प्रश्न, मुग़ल काल में कृषक को कहा जाता था। कृषक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, कृषक को क्या कहा जाता था या कृषक कौन कौन से प्रकार के थे? तो खुद कास्ट भी होते थे, जो स्वयं की भूमि पर खेती करते थे। पाई कास्ट होते थे, जो दूसरे की भूमि पर खेती करते थे। मुजारिन भी होते थे दोस्तों, जो किसी पैसे के बदले किसी की दूसरे के खेत में खेती करते थे। तो उपयुक्त सभी जो है कृषक के प्रकार है, या उपयुक्त सभी जो है इन सभी को कृषक कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट छठा प्रश्न, सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान आदि किसकी रैंकें थी? तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा सिपह सालार से ही। तो ये जो थे सैन्य अधिकारियों की रैंक थी। किसकी रैंक थी? सैन्य अधिकारियों की हायरार्की में विभिन्न रैंक हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट सातवां प्रश्न, किस मुग़ल सम्राट ने मनसबदारी प्रथा को दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली लागू किया? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था जहांगीर ने। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर ने ये प्रथा लागू की थी। ओके, सिंह अस्पा और दो अस्पा जो प्रणाली थी ये मुख्यतः सैन्य व्यवस्था से संबंधित थी। आठवां प्रश्न, मुहतसिब विभाग खोलने वाला मुग़ल शासक कौन था? तो मुहतसिब जो विभाग है ये औरंगज़ेब ने खोला था दोस्तों। और मुहतसिब जो विभाग था ये धार्मिक व्यवहार लोग करते हैं या नहीं करते हैं, या इस्लामी कानून का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी देखरेख करता था मुहतसिब। ओके, नेक्स्ट नौवां प्रश्न, करोड़ी शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो दोस्तों, अकबर ने, जी हाँ दोस्तों, अकबर ने
1 करोड़ राजस्व की आय वाले क्षेत्रों में 1 करोड़ी नामक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अकबर। जी हाँ दोस्तों, अकबर इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से क्या तात्पर्य है? मीर ए तुजुक जो था दोस्तों, वो मुख्य सचिव था। वर्तमान CS मुख्य सचिव की तरह जो था वो मीर ए तुजुक हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एकमात्र महिला मंत्री थी? तो दोस्तों माहम अनगा। जी हाँ दोस्तों, माहम अनगा मुगल काल में एकमात्र महिला मंत्री थी जिसको अकबर ने बनाया था। ओके, 1560-62 में। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? दीवान वजारत वित्त विभाग था दोस्तों, वजीर का विभाग जो था। दीवान रिसालत विदेश विभाग भी था और इसको धार्मिक विभाग के रूप में भी देखा जाता था। अलग अलग इसके विवरण मिलते हैं। तो इसका सही है विदेश विभाग। और सी वाला देखिए, दीवान ए अर्ज जिसका प्रमुख दीवान ए आरिज हुआ करता था। आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख हुआ था करता था। तो ये सैन्य भर्ती संगठन था। दीवान ए इंशा ये कृषि विभाग नहीं था दोस्तों, ये पत्राचार विभाग था। कौन सा विभाग था? पत्राचार विभाग था। जबकि दीवान एक कोही जो है कृषि विभाग हुआ करता था सल्तनत काल में। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी वाला। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मुगल काल में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता था? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था दोस्तों वो हुआ करता था काजी। जी हाँ दोस्तों, काजी न्यायपालिका का प्रमुख हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट 14वां प्रश्न, चकला। चकला क्या है दोस्तों? तो चकला जो है एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी दोस्तों। क्या हुआ करती थी? प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी चकला। ओके, नेक्स्ट 15वां प्रश्न, अकबर ने दहशाला पद्धति को कब अपनाया था? तो दोस्तों अकबर ने दहशाला पद्धति जो है वो अपनाया था 1580 में। जी हाँ दोस्तों, 1580 में दहशाला पद्धति अपनाया था जो कि भू राजस्व से संबंधित है। 16वां प्रश्न, दीवान ए वजारत ए कुल नाम के नए पद का गठन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? इसका गठन किया था अकबर ने। सम्राट अकबर ने दीवान ए वजारत ए कुल नामक पद का गठन किया था। ओके, 17वां प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ? तो किसके काल में जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ था दोस्तों? सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम अकबर के काल में जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ था। किसके काल में? अकबर के काल में, क्योंकि अकबर ही प्रथम ऑथेंटिक सम्राट माना जाता है। बाबर और हुमायूं के बाद में अकबर। तो अकबर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मुगल काल में भूमि के वर्गीकरण के प्रकार नहीं थे। कौन से नहीं थे दोस्तों? तो चादर भी थी, पोलज भी थी, पड़ती भी थी, नस्क नहीं थी दोस्तों। नस्क जो थी ना, ये राजस्व वसूल की पद्धति थी। ओके, नस्क राजस्व वसूल की पद्धतियाँ हुआ करती थी। 19वां प्रश्न देखिए, मनसबदारी व्यवस्था किस काल की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था की बात अगर हम करें तो ये मुगल काल से संबंधित थी। किससे संबंधित? मुगल काल से संबंधित। ओके, नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक हुआ करता था? तो दोस्तों काजी उल कुजात इस्लामी कानून का संरक्षक हुआ करता था। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक मुहतसिब, जी हाँ दोस्तों, मुहतसिब नामक अधिकारी हुआ करता था। वो भी इस्लामी कानून की देखरेख करता था कि राज्य में इस्लामी कानून का जो अपनी प्रजा है वो पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा आपका? काजी उल कुजात यानी कि मुख्य काजी। ओके, नेक्स्ट 21वां प्रश्न, मुगल काल में टोडरमल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? आपको सभी को पता होगा, ये राजस्व प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने भूमि बंदोबस्त लागू की थी और अकबर का सारा राजस्व प्रशासन का काम था वो यही देखता था। ओके, नेक्स्ट 22वां प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया? तो अकबर ने विभाजित किया दोस्तों। अकबर के काल में 15 प्रांत हुआ करते थे और औरंगजेब के समय तक जाते जाते 21 प्रांत हो गए थे। ओके, ये आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्रांत औरंगजेब के टाइम पर थे। 13वां प्रश्न, मसाहत निम्नलिखित में से क्या है? तो भूमि, सिक्के, सेना या न्याय? तो दोस्तों मसाहत जो है वो भूमि का
प्रकार है। क्या है? भूमि का प्रकार है मसाहत। ओके, नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल प्रशासन में अमीरों का मुखिया माना जाता? क्या हो रहा है? 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुखिया माना जाता था? तो किसको माना जाता था दोस्तों? दीवान ए आला, मीर बख्शी या सदर उस सुदूर या काजी उल कुजात? तो दोस्तों दीवान ए आला, जी हाँ दोस्तों, दीवान ए आला अमीरों का मुखिया हुआ करता था। 25वां प्रश्न, मोकासा किस प्रकार के दान थे? तो मोकासा जो थे दोस्तों, भूमि संबंधी थे, कर संबंधी थे, वेतन संबंधी या व्यापार संबंधी? तो भूमि संबंधी जो दान थे वो मोकासा कहलाते थे। जरीब क्या था दोस्तों? तो जरीब भूमि मापक यंत्र हुआ करता था। ओके, वर्तमान में भी जरीब हुआ करता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में शाही दस्तावेज नहीं था? शाही दस्तावेज कौन सा नहीं था? तो फरमान भी था जो शासक जारी करता था, सनद और निशान भी था, खुतबा नहीं था दोस्तों। 28वां प्रश्न, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो मीर बख्शी जो था दोस्तों सर्वोच्च सेनापति था। सर्वोच्च सेनापति था, तो सैन्य प्रशासन इसका मुख्य कार्य था। राजा के बाद में सेना में प्रमुख स्थान मीर बख्शी का हुआ करता था। 29वां प्रश्न, मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो वजीर, वकील, बख्शी या काजी? तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो वजीर था। जी हाँ दोस्तों, वजीर जो था वो पीएम की तरह हुआ करता था, प्रधानमंत्री की तरह हुआ करता था। 30वां प्रश्न, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो ये था दोस्तों औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के टाइम पे सर्वाधिक राजपूत मनसबदारों की संख्या थी। ओके, हिंदू मनसबदार इसमें सबसे ज़्यादा थे, जिसमें मराठा भी शामिल थे। 31वां प्रश्न, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन हुआ करता था? तो गृह विभाग का जो प्रधान अधिकारी हुआ करता था दोस्तों वो हुआ करता था खान ए सामा। जी हाँ दोस्तों, खान ए सामा जो था वो गृह विभाग का मुख्य अधिकारी था। जबकि वाक़या नवीस ये गुप्तचर सूचना देने वाला था। वकील ए दर ये भी शाही जो दरबार था उसकी व्यवस्था करने वाला था दोस्तों। और सदर उस सुदूर भी प्रशासन का एक मुख्य अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू की या मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 1575 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1575 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। और दहशाला व्यवस्था हमने पहले देखा है 1580 में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? दरोगा ए तोपखाना, तो इसमें अपने आप ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, तोपखाना आ रहा है। तो मुहतसीब, मीर आतिश या सिकदार या मीर बख्शी? तो दोस्तों मीर आतिश जो था वो तोपखाने का अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह के समय प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी? तो किसके टाइम पे थी दोस्तों? औरंगजेब के टाइम पर थी। और कितनी थी? 21। जबकि अकबर के टाइम पे कितनी थी? 15 हमने पहले देखा है। तो किस मुगल शासक के टाइम पे सर्वाधिक प्रांत थे? तो औरंगजेब। ठीक है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर मुगल काल में लिया जाता था? तो दोस्तों खम्स भी लिया जाता था, खराज भी लिया जाता था, जक़ात भी लिया जाता था। तो उक्त सभी जो लिया जाता था वो मुगल काल में लिया जाता था। इसके अलावा एक और कर था दोस्तों उश्र। उश्र भी इस काल में लिया जाता था। खम्स लूट का माल था दोस्तों, खराज उपज का था। ओके, जक़ात धार्मिक कर था। ओके, तो उश्र भी एक भूमि कर ही था दोस्तों। तो ये सारे कर, एक और दोस्तों जजिया भी था। क्या था? जजिया कर भी लिया जाता था। ये हिंदुओं से लिया जाता था या गैर इस्लामी लोगों से इस्लाम राज्य में निवास करने के लिए लिया जाता था। तो खम्स, खराज, जक़ात, उश्र और जजिया ये सभी क्या थे दोस्तों? सभी जो है कर थे मुगल काल में। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के 35 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको सब प्रश्न समझ में आए होंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।